बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, एलपीजी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। रिक्शा ड्राइवर्स एलपीजी माफिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुल्तान में पंजाब रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन सरापा एहतजाज। ड्राइवर्स ने रिक्शों को रोड पर खड़े करके मरकजी शाहराह चुंगी नंबर 9 को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मजीद बता रहे हैं शकील सुल्तान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चुंगी नंबर 9 पर ही मौजूद हूँ, जहाँ अमर पंजाब रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन की जानब से एक बड़े दर्जे का एहतजाज किया गया है। जिस तरह महंगाई ने बाकी हर चीज़ को महंगा किया है, इसी तरह एलपीजी की कीमतों ने भी अचानक एक ऊंची उड़ान भरी है। खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ, गैस माफिया के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। चुंगी नंबर 9 को भी रिक्शा खड़े करके चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानते हैं। अंकल जी, क्या रेट्स हो गए हैं सुई गैस एलपीजी के इस टाइम और क्या मसला है? 300 से लेके 340 रुपए फी किलो तक वो फरोख्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शाम तक और कल तक हमने 500 रुपए फी किलो कर देना है। मैंने कहा यार, जब गवर्नमेंट रेट के कहते हैं जो हमारा किया हुआ रेट है वो चलेगा, गवर्नमेंट का रेट को हम नहीं मानते। अगर गवर्नमेंट में हिम्मत है तो वो कम करवा के देख ले। हम डीसी साहब से यही अपील करते हैं कि आपने माफिया को इतनी छूट क्यों दे दी है? अगर आप माफिया को कंट्रोल करें, ताकि हमें कमिश्नर से भी यही अपील करें, रोड पर निकले जो दुकानें बंद करके चले जाते हैं और जब आप छापे लगाते हैं वो दुकानें को ताले लगा के निकल जाते हैं, स्लेट उतार देते हैं। तो इनकी दुकानों को खोलकर इनके अंदर जो सामान पड़ा है ये गैस का सारा निकाल कर गवर्नमेंट अपनी तहवील में रख इनको फरोख्त किया जाए, ताकि 204 रुपए जो गवर्नमेंट रेट के हम उस पर लेने के पाबंद हैं। मैं कल की बात बताता हूँ, मैं घर से 600 रुपया लेके आया था आटे के लिए। ये हालात हमारे हो चुके हैं। मैं बुजुर्ग आदमी, मेरी 3 बेटियां हैं और जो अभी शादीशुदा जिनकी करनी है उनकी कल मैं फीसें भी भर नहीं सकता। हमारा ये हालात इन्होंने करे, हम फीसें भी नहीं भर सकते। 1 घंटे से एहतजाज कर रहे हैं, इंतजामिया की जानब से कोई देखा गया? इंतजामिया की जानब से कोई नहीं आया, और क्योंकि माफिया डाडी है ना, इंतजामिया तो माफिया से डरती है। अगर माफिया में इतनी ताकत होती है, इंतजामिया में इतनी ताकत हिम्मत होती है, फौरी उसी टाइम आते। हम रोज अखबार में दे रहे थे कि गैस महंगा हो रहा है, ये माफिया माफ करे माफिया। अगर इंतजामिया में इतनी ताकत या कुव्वत होती तो फौरी आके इनको कंट्रोल करते, मगर अभी तक भी कोई माफिया नहीं। और हम भी नहीं, हम सरों पे कफन बांध के आए हैं। हम यही रहेंगे जब तक ये कंट्रोल रेट नहीं किया जाएगा। हम यही रहेंगे, चौक पे रहेंगे, हम यही खाएंगे, यही मरेंगे। हमने कफन बांध लिया, ये मर जाएंगे, ये इनको मार देंगे। माफिया को नहीं करने। ड्राइवर्स जो हैं सख्त बरहम है, माफिया के खिलाफ भी, हुकूमत के खिलाफ भी। मेरा कैमरा मैन अरशद गुजर आपको सामने का मंजर दिखाए। चुंगी नंबर 9 है, मरकजी शाहराह है जो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक होकर रह गई है। इंतजामिया की जानब से यहाँ पे कदम नहीं देखा जा रहा जो ट्रैफिक का निजाम सही करवा सकें या फिर इनके मुतालबात पूरे कर सकें। इस वक्त सूरत हाल जो है वो मुल्तान में संगीन होती जा रही है। रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज हैं। 300 से ज्यादा रेट पर एलपीजी फरोख्त हो रही है, जिसके खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सड़कों पर निकल आ रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा करें माफिया को लगाम डाली जाए और कीमतों को कम किया जाए, ताकि इस दौर में रिक्शा ड्राइवर को लगाम डाली जाए। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, सस्ते आटे का हुसूल भी आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया। हारूनाबाद में सस्ते आटे का बहरान जारी। आटा वाफिर मिकदार में होने के बावजूद महकमा फूड आटे की फराहमी में नाकाम। लाइनों में ख्वार होने के बाद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शर्जील हाशिर से। जी शर्जील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हारूनाबाद की सरजमीन को गंदम की पैदावार के हवाले से एक ख़ास मुकाम हासिल रहा है। हारूनाबाद की धरती ने गंदम की पैदावार में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है, लेकिन बदकिस्मती इस बार हारूनाबाद के शहरी आटे के हसूल के लिए दरबदर ठोकरें खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त हुकूमत की तरफ से कायम करदा एक आटे के सेल पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में मर्द व ख़वातीन आटे के हसूल के लिए लाइनों में मौजूद हैं। इस हवाले से जब हमारी लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम अपनी दिहाड़ियाँ छोड़कर यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आटे की जो इंतहाई कलील मिकदार दस्तयाबी जारी है, जिसकी वजह से हमारे लिए आटे का हसूल तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इसी तरह जब हमारी ख़वातीन से बात हुई तो उनका कहना था कि हम अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर लाइनों में खड़ी हैं और अपने घर के काम काज भी चुके हैं, लेकिन सारा दिन लाइनों में लगने के बावजूद हम आटे के हसूल में कामयाब नहीं हो पाती। यहाँ के लोगों का मज़ीद कहना था कि इधर की जो मकामी इंतज़ामिया है वो आटे की दस्तयाबी के हवाले से काफ़ी गफलत का शिकार दिखाई देती है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद होने के बावजूद इन आटे की इंतहाई कलील मिकदार को यहाँ फराहम किया जाता है। लोगों ने मज़ीद मुतालबा किया है हुकूमत पाकिस्तान और ख़ासकर वज़ीर आला पंजाब से कि यहाँ पर आटे की दस्तयाबी को फिलफौर मुमकिन बनाया जाए, ताकि लोगों को इस हवाले से जो मुश्किलात का सामना है
اس کا خاتمہ ہو سکے۔ جی بہت شکریہ شرجیل حاجر آپ کا۔ مریم نواز آج وطن واپس پہنچیں گی۔ ملتان سے لیگی کارکنان کا قافلہ لاہور کے لیے روانہ۔ کارکنان کہتے ہیں مریم نواز کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ آج بالکل مسلم لیگ نون کی قائد مریم نواز آج وطن واپس پہنچ رہی ہیں۔ اس حوالے سے ملتان سے لیگی کارکنان کا جو قافلہ ہے مریم نواز کے استقبال کے لیے لاہور کے لیے روانہ بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت پارٹی رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ شاہ جی کیا کہیں گے، کس جوش و جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پاکستانی عوام ہر گلی کوچے کوچے سے آج مریم نواز صاحبہ کا استقبال کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، پاکستانی عوام سمجھتی ہے، اور مسلم لیگ نون کے ورکر اور ووٹر سپورٹر یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ماضی میں کام کیے، جو پاکستان کے لیے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا، انشاءاللہ اب اس کی تصویر ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ اس کو لے کے آگے چلیں گی۔ اور آپ نے ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کس طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا ہے، کیسے ظلم و جبر جو انہوں نے برداشت کیے ہیں اور وہ ڈٹی رہی ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی تصویر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اب ان کی سربراہی میں، ان کی رہنمائی میں ترقی کرے گا۔ مریم نواز کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، کیا جوش و جذبہ ہے آج آپ کی قائد آ رہی ہیں؟ جی الحمدللہ، امید ہے سحر۔ مریم نواز ہماری قائد کی بیٹی ہے، اور انشاءاللہ کل بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے سنوارا تھا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں مسلم لیگ نون ہی سنوارے گی۔ آج بالکل مسلم لیگ نون کے قائدین جو ہیں اور کارکنان جو ہیں، ان کا اس جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے قائد جو ہے مریم نواز پاکستان آ رہی ہے، ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کو پہلے بھی مشکلات سے نکالا تھا، اور اب بھی مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ جنید انور آپ کا۔ محکمہ تعلیم رحیمیہ خان میں درجہ چہارم کی بھرتیاں۔ پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے مختوم سید عثمان محمود نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہا آسامیوں کی بندر بانٹ ہوئی، پیسہ چلایا گیا، مقامی افراد کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا۔ مزید بات کریں گے عاصم صدیق سے۔ جی محکمہ ایجوکیشن میں درجہ چہارم کی بھرتیاں ہوئیں، جس پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مختوم سید عثمان محمود جو سابق ایم پی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان صاحب، درجہ چہارم کی بھرتیوں پر احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں، سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ کیا یہ بھرتیاں میرٹ پہ نہیں ہوئی؟ عاصم بھائی تھینک یو، آپ نے ہمیشہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی عوام کی، اپنے علاقے کی، اپنے ضلع کی آواز کو پورے پنجاب تک اور پورے پاکستان تک پہنچائیں۔ انفارچونیٹلی یہ جو نوکریوں کا سلسلہ تھا، اس میں صرف اور صرف بندر بانٹ ہوئی ہے، پیسہ چلایا گیا ہے۔ لوگ آج سراپا احتجاج ہیں۔ 50 کلومیٹر دور سے لوگوں کو پیسے لے کے بھرتی کیا گیا ہے، کوئی حاضری نہیں ہے، لوکل لوگوں کو اگنور کیا گیا ہے۔ اور آپ یقین مانیں کہ اگر آپ سکولوں میں جا کے آج حالت دیکھیں تو جس آدمی کو آپ نے لوکل کو اگنور کیا، میرٹ کی دھجیاں اڑائیں، اور آپ نے صرف اور صرف اپنی ذاتی مفادات اور پیسوں کی خاطر لوگوں کو جابز بیچی ہیں، اس پہ کیا ہوگا؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پہلے اصلاحات کی ضرورت تھی، پہلے اس ڈپارٹمنٹ کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ میں تو آپ کے توسط سے موجودہ چیف منسٹر محسن نقوی صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ظلم کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی غیور عوام کے ساتھ، اس کا جلد از جلد نوٹس لیں اور اس پہ انکوائری کال کریں۔ آپ پورے ڈسٹرکٹ کا حال دیکھ لیں تو ہر طرف لیاقت پور سے لے کے چنی گوٹ سے لے کے کوٹ سبزل تک عوام کا یہی رونا ہے کہ لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے، محکمہ تعلیم کو اس کے حق سے محروم کیا گیا ہے، اور صرف ادھر جس کے پاس پیسے تھے، جس نے لوگوں کی جیبیں گرم کی ہیں، ان کو نوکریاں دی گئی ہیں۔ جی مبینہ طور پر جو محکمہ تعلیم میں درجہ چہارم کی بھرتیاں ہوئی ہیں، ان کو سیٹس بیچنے کا الزام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس پر نوٹس لیں اور جو بوگس جو بھرتیاں ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جائے اور حقداروں کو ان کا حق دلوایا جائے۔ جی حق دیا جائے۔ عاصم صدیق آپ کا بہت شکریہ۔ بات کریں آر پی اوز کے تقرر و تبادلوں کے حوالے سے، پنجاب میں مزید آر پی او کے تقرر و تبادلے جاری ہیں۔ آر پی او ملتان ڈاکٹر معین مسعود کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ کیپٹن سہیل چودھری آر پی او ملتان تعینات، کیپٹن سجاد منچ آر پی او ڈی جے خان تعینات کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، آر پی او ملتان ڈاکٹر معین مسعود کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ کیپٹن سہیل چودھری آر پی او ملتان تعینات کر دیے گئے، جبکہ کیپٹن سجاد منچ آر پی او ڈی جے خان تعینات کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب میں مزید آر پی اوز کے تقرر و تبادلے جاری ہیں۔ آر پی او ملتان ڈاکٹر معین مسعود کو او ایس ڈی بنا دیا گیا، کیپٹن سہیل چودھری آر پی او ملتان تعینات کر دیے گئے ہیں۔
कैप्टन सज्जाद मंच आरपीओ डीजी खान तैनात कर दिए गए। आपको बता रहे हैं पंजाब में मजीद आरपीओज के तकर्रुर और तबादले जारी हैं। आरपीओ मुल्तान डॉक्टर मोइन मसूद को ओएसडी बना दिया गया। कैप्टन सज्जाद मंच आरपीओ डीजी खान तैनात कर दिए गए हैं। कैप्टन सुहेल चौधरी आरपीओ मुल्तान तैनात कर दिए गए हैं। पंजाब में मजीद आरपीओज के तकर्रुर और तबादले जारी हैं। आरपीओ मुल्तान डॉक्टर मोइन मसूद को ओएसडी बना दिया गया। पंजाब के तमाम डीसी तब्दील करने का फैसला। पंजाब के तमाम महकमों के सेक्रेटरी भी तब्दील करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद आज नोटिफिकेशन मुतवक्के है। आपको बता रहे पंजाब के तमाम डीसी तब्दील करने का फैसला कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद आज नोटिफिकेशन मुतवक्के है। पंजाब के तमाम महकमों के सेक्रेटरी भी तब्दील करने का फैसला कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं पंजाब के तमाम डीसी तब्दील करने का फैसला सामने आ चुका है। पंजाब के तमाम महकमों के सेक्रेटरी भी तब्दील करने का फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद आज नोटिफिकेशन मुतवक्के है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का पुलिस शोहदा के बच्चों के लिए बड़ा इक़दाम। शोहदा के बच्चों को पुलिस में भर्तियों के लिए बड़ा रिलीफ दे दिया गया। भर्तियों में तहरीरी, फिजिकल और ड्राइविंग टेस्ट से इस्तिस्ना दिया जाएगा। तरमीमी मुरासले में कहा गया कि इंटरव्यू में शोहदा के बच्चों को 3 की बजाय 10 इजाफी नंबर्स मिलेंगे। इन सर्विस या रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को 3 नंबर मिलेंगे। आपको बता रहे हैं आईजी पंजाब उस्मान अनवर का पुलिस शोहदा के बच्चों के लिए बड़ा इक़दाम सामने आ चुका है। शोहदा के बच्चों को पुलिस में भर्तियों के लिए बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं अली साही से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। गुज़श्ता रोज निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि शोहदा के बच्चों की जो भर्तियाँ की जाती हैं उसमें रिलीफ किया जाए और खसूसन जब भी आम भर्तियाँ होती हैं, रिक्रूटमेंट होती है, तो उसमें जो भर्ती क्लेम के मुलाजमीन हैं उनको भी इजाफी नंबर दिए जाएँ। तो इस पर आज आईजी पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें फिजिकल टेस्ट, तहरीरी इम्तिहान और ड्राइविंग टेस्ट से शोहदा के बच्चों को इस्तिस्ना करार दिया गया है। जब इंटरव्यू होंगे तो उसमें 10 नंबर इजाफी दिए जाएंगे। इसी तरह दीगर जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं या रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को 3 नंबर जो हैं वो इजाफी दिए जाएंगे। लेकिन जो अफसरान व एहलकार दौरान सर्विस जबरी रिटायर किए गए हैं या उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है उनके बच्चों पे ये मार्क्स इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि शोहदा के बच्चों के हवाले से जो तमाम पॉलिसीज हैं उनको नरम किया जाए। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज तरामीमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो पिछला स्टैंडिंग ऑर्डर था उसमें से तरामीम करके तमाम आरपीओ डीपीओ को हदायत भी जारी कर दी गई हैं। तमाम आरपीओ और डीपीओ को हिदायत जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया अली साही आपका। निगरान हुकूमत का सूबे में काबीना की नई कायमा कमेटियां बनाने का फैसला। साबका हुकूमत की जानिब से कायम स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटियां खत्म कर दी जाएंगी। पंजाब में कानून और खजाना की नई कायम कमेटी बराए खजाना तश्कील दी जाएगी। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटियों के क़याम से महकमों की वर्किंग में मजीद आसानी होगी। पंजाब में स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना और डेवलपमेंट तश्कील दी जाएगी। कानूनी मामलात के लिए स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए कानून तश्कील दी जाएगी। निगरान वज़रा को नई स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटियों में शामिल किया जाएगा। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटियां सूबाई महकमों के मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में कानून और खजाना की नई कायमा कमेटी बराए खजाना तश्कील दी जाएगी। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटियों के क़याम से महकमों की वर्किंग में मजीद आसानी होगी। पंजाब में स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना और डेवलपमेंट तश्कील दी जाएगी। अब आपको बताएं सुबह भर से 4 लाख असातिज़ा जनरल इलेक्शन में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। मुल्तान में 10,840 पोलिंग स्टेशंस और 5,420 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। मुल्तान से 10,000 से ज़ायद असातिज़ा इंतखाबी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जुनैद रियाज से। जी, जनरल इंतखाबात के लिए असातिज़ा की फहरिस्तें मांग ली गई हैं। पंजाब भर में 4 लाख असातिज़ा जो हैं इंतखाबी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। और अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में भी तकरीबन 10,000 से ज़ायद असातिज़ा जो हैं इंतखाबी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। और इस हवाले से अगर पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो 1,910 जो हैं पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए जाएंगे। और अगर पोलिंग बूथ की बात की जाए तो 5,420 जो हैं वो पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। और इसी वाले से अगर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात की जाए तो तकरीबन 10,000 असिस्टेंट
प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी जो है इसमें ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। पंजाब भर में 4 लाख असातिज़ा ड्यूटियां सर अंजाम देंगे और इस हवाले से पोलिंग ऑफिसर जो है 1,59,000 जो है वो तैनात किए जाएंगे। 53,000 प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जबकि 3 लाख असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। पंजाब भर में 53,000 पोलिंग स्टेशन, जबकि 1,60,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हदायत कर दी गई है कि वो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उसके साथ ताउन करें और असातिज़ा की फरिश्तें फराहम करें, ताकि असातिज़ा की जो है इलेक्शन के हवाले से एक तो ट्रेनिंग शुरू की जा सके और उनको जो है बताया जा सके कि किस तरह जो है इलेक्शन कंडक्ट करना है। और इस हवाले से असातिज़ा की फरिश्तें जो ही फराहम की जाएंगे इलेक्शन कमीशन को, असातिज़ा की ट्रेनिंग का मरहला भी जो है आइंदा माह से शुरू कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज आपका। अब आपको बताएं, महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। डॉलर बढ़ने से एशियाई खुर्रनोश की कीमतों में इजाफा, चावल और दालें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। दालों की कीमतों में 2 दिन के दौरान 80 रुपए फी किलो तक का इजाफा हो चुका है। आपको बता रहे हैं महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी बिल्कुल जी, लिया में भी डॉलर की कीमतें, डॉलर जो है उसके रेट बढ़ने की वजह से जो कि अशिया की कीमतें उसके अंदर भी मुसलसल इजाफा होता चल जा रहा है। अगर बात की तो लिया के अंदर जो दालों और चावल की कीमत है उसके अंदर मुसलसल इजाफे की वजह से जो शहरी हैं अब दाल खाने से भी कासिर दिखाई देते हैं। मैं मौजूद दुकान के अंदर जहाँ पर अगर बात की तो जो खरीदार हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है, जो कि एक दिन के अंदर जो दालों और चावल की उसमें 30 रुपए से 30 रुपए से लेकर 70 रुपए फी किलो तक इजाफा हो चुका है। शहरी हमारे साथ मौजूद से बात भी करते हैं। भाई बताइएगा कितनी मुश्किलात हो रही हैं? हाँ, सफ़ेद पोश आदमी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई है और जो दिहाड़ीदार तबका है वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है, क्योंकि चावल और दाल ये मेन आइटम हैं जो कि बेसिक नीड्स में है और किसी की पहुंच में नहीं है। क्या कहेंगे, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, कितनी मुश्किलात होती जा रही है? मेरे ख्याल में तो अब जो है ना यहाँ रहना ही बहुत मुश्किल हो चुका है, ज़िंदा रहना मुश्किल हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। जी बिल्कुल, दाल के जो रेट है वो आज अगर बात की तो 400 रुपये दाल, माश जो है साथ साथ 240 रुपये से 50 रुपये तक जो दाल मूंग है वो फरोख्त की जा रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई तो सर कितनी मुश्किलात का शिकार हैं? मुश्किलात सर डी ब डी वधदियां वेंदियां। ठीक है, ऐसा ऐसा मजदूर तबका, मजदूर गरीब तक गरीब थींदा वेंदा, जेड़ा अमीर है वो अमीर थींदे वेंदा। बस इतना रहना हुण मुश्किल थी गया, बिया तो कुछ नहीं, दाल भी नहीं खा सकदा। बस इहो है, चिकन दे रेट वध गए, हर शय दा रेट देखो ना जी, मैं जेड़ी शय गिनण वञो हर शय दा रेट वधे हुए। और शहरी मुतालबा करने के हुकूमत जो है अगर अशिया के निर्ख जो कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर हुकूमत छोड़ दे, ताकि जो लोग हैं वो गरीब जो पीस रहे इस वक्त उसकी मुश्किलात कम हो सके। जाहिद सरफराज आपका बहुत शुक्रिया। बात करें ट्रेन के शेड्यूल के हवाले से, मुल्तान में ट्रेन का पहिया वक्त की पाबंदी से आ रही। मुल्तान आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार। कराची ता रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम 2 घंटे ताखिर का शिकार। कराची ता पेशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे ताखिर का शिकार है। ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से मजीद बताएंगे राना बिलाल। जी बिल्कुल, धुंध में वाज़ह कमी के बावजूद ट्रेन शेड्यूल मुतासर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर ट्रेन शेड्यूल मुतासर होने से ट्रेनें जो हैं स्टेशन पर कछुए की रफ्तार से पहुँचने लगी हैं। बात की जाए ट्रेनों के हवाले से तो मुल्तान आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें कई घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होने के बायस जो है मुसाफिर जो सफ़र करते हैं ट्रेन पर उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर सुबह के वक्त जब सर्दी होती है तो ट्रेन शेड्यूल मुतासर होने के बाद कई घंटे ताख़ीर का शिकार होने के बाद वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। और जब हमारी मुसाफिरों से बात हुई थी, मुसाफिरों को भाई कहना था कि कोई प्रॉपर हमें गाइड नहीं किया जाता रेलवे स्टेशन पर, जिसके बाद हमें कई घंटे जो है रेलवे स्टेशन पर आकर पहले बैठना पड़ता है और काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। अगर मैं ट्रेनों के हवाले से बात करूं तो कराची तक रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम 2 घंटे ताख़ीर का शिकार थी। इसके बाद अगर बात की जाए कराची तक पेशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे ताख़ीर का शिकार। इसी तरह कराची तक हवेलिया जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा ताख़ीर का शिकार है। डाउन ट्रैक पर हज़ारा एक्सप्रेस आधा घंटा और खैबर मेल
1 घंटा ताख़ीर का शिकार है। मुसाफिरों का ये भी कहना था कि ट्रेन के अंदर जब हम सफ़र करते हैं तो सफाई की भी सूरत हाल नाक़िस होती है, जिसके बाद हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर जब भी सफ़र किया है तो वाशरूम्स के अंदर पानी नहीं मिलता। रेलवे इंतज़ामिया की नाक़िस पॉलिसी के बायस जो है मुसाफिर जो है वो रेलवे स्टेशन से गायब हो गए हैं। रेलवे स्टेशन पर शाज़ो नादिर रेलवे स्टेशन से गायब हो चुके हैं। राना बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, यूरोपीय ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती का मामला। जमात अहले सुन्नत बहावलपुर की तरफ से एहतजाजी रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुराका की यूरोपीय ममालिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, यूरोपीय ममालिक में कुरान पाक की बेरहमती की गई। इस हवाले से बहावलपुर के जो शहरी हैं और खुसूसन जो सियासी जमातें हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त भी एक जो मुजाहरा है वह किया जा रहा है। हमारे साथ जो जमात अहले सुन्नत के जो मुजाहिरीन हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं जी? बहुत ही एक घिनौना वाक़या पेश आया और इस हवाले से सरापा एहतजाज हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पूरी दुनिया और बिलखुसूस यूरोप के ईसाइयों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि चंद गुज़िश्ता दिनों पहले जो कुरान पाक को नज़र आतिश किया गया, वहाँ बेहुरमती की गई, उस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा रूए ज़मीन पर मज़म्मत कर रही है और जो अज़ियत हमें इन्हें दी है तो इसका हम यहाँ भी बदला लेंगे और क़यामत के दिन अल्लाह भी इनको अज़ाब में मुब्तला फरमाएगा। तो हम पूरी दुनिया के मुसलमानों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आज वक्त है इस्लाम की इज़्ज़त को बचाने के लिए, कुरान की हुर्मत को बचाने के लिए, मुस्तफ़ा की हुर्मत को बचाने के लिए हम हुकूमत वक्त और इस दौर के हुक्मरानों और आलम इस्लाम को जैसे मुतालबा करते हैं कि स्वीडन के साथ अपने सफारती ताल्लुकात उस वक्त तक ख़त्म करें जब तक वो इससे माजरत नहीं करते, जब तक वो हमें ये ज़मानत नहीं दे के आइंदा मुसलमानों की दिल आज़ारी नहीं की जाएगी। जी, आइंदा मुसलमानों की दिल आज़ारी नहीं की जाएगी, क्या कहते हैं, क्या पैगाम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में जिस तरह स्वीडन की इस गंदी हरकत पे पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, इसी तरह हमारे बहावलपुर के उलमा, जमात अहले सुन्नत, मरकज़ी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी, JUP, सुन्नी तहरीक, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, तहरीक मिनहाजुल कुरान और सईद तंजीम सईद, ये तमाम तंजीमें और बहावलपुर के तमाम गयूर मुसलमान जो कुरान से मोहब्बत करते हैं वो आज सरातपा एहतजाज हैं और पूरी दुनिया की तरह हम भी एहतजाज कर रहे हैं और मजम्मत कर रहे हैं उनकी इस कभी हरकत की। और हम यहूद व नसारा को ये बता देना चाहते हैं कि तुम भी अल्लाह की वही पे और अल्लाह की किताबों पे ईमान रखते हो, तो जिस तरह तौरात और अंजील का एहतराम है और हम तौरात और अंजील और दीगर किताबों का एहतराम करते हैं, इसी तरह तुम पे भी लाजिम है। जी, तुम पे भी लाजिम है। यहाँ पर यही मुतालबात हैं कि जो स्वीडन है उनके साथ मुजाहरा किया जाए, हुकूमती जो है सतह पर भी और सफारती सतह पर भी। यहाँ पर जो मुजाहिर हैं उनका यही मुतालबा है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो कुरान की बेरुमती के खिलाफ है और यहाँ पर जो मुजाहिर हैं वो शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर जोया। अब आपको बताएं, कराची से मारकला जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन बहावलपुर पहुंच गई। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे हमाद हसन मिर्जा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जुल्फिकार अली मान ने इस्तकबाल किया। मजीद बात कर लेते हैं रजा मलिक से। जी बिल्कुल, कराची से मारकला जाने वाली ग्रीन लाइंस जो है वो बहावलपुर पहुंची और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और खसूसी वफ्द ने जो है वो ग्रीन लाइंस का इस्तकबाल किया है। इस हवाले से DS रेलवे भी मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहावलपुर के प्रेसिडेंट। सर, ग्रीन लाइंस पहुंची है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक अच्छी बात है, किसी किसी सहूलत को देख रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी सहूलत है और हमें चाहिए कि जितनी पब्लिक है उसको ये इस्तेमाल करना चाहिए, ग्रीन ट्रेन सफ़र करना चाहिए। और हमारे बहावलपुर के लिए अच्छा इंसेंटिव है कि ये इसका स्टाफ यहाँ दिया गया है और वफाकी वज़ीर रेलवे और तारिक बशीर चीमा साहब की काबिशों से बहाल हुआ है और हम इंशाल्लाह उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और DS रेलवे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे ये ऐसे ही मेंटेन रहे ट्रेन, जैसे ये चल रही है, अल्लाह करे। और पब्लिक से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो ट्रेन को मेंटेन तरीके से रखे। सफाई का निज़ाम पब्लिक ने ही रखना है, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है ये, आप इसलिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे लिए। जी बिल्कुल, 22 घंटे और 15 मिनट कराची से मारकला तक पहुँचे का टाइम है। सर, किस तरीके से इस ट्रेन को जो है वो बर वक्त रखने के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे? जी, जिस तरह देख रहे हैं कि पूरे सिस्टम में हमारे जो DSs हैं, जो फील्ड स्टाफ है, पूरी तरह ऑन बोर्ड है। हम इसको वॉच कर रहे हैं, इसकी मूवमेंट्स वॉच की जा रही हैं कि इसको मुसाफिरों को जो टाइम हमने रखा हुआ है उस पर पहुँचाया जाए। उसके साथ साथ जो उसके अंदर बॉटल नेक्स हैं, इरिटेंट्स हैं, वो रिमूव किए जाएँ। और मैं भावलपुर के अवाम को और आज इस वक्त
28 तारीख को खुशामदीद कहता हूँ, खुशखबरी देता हूँ कि इधर इकॉनमी क्लास में 12 बर्थ्स की सीट्स का कोटा भी रखा गया है इसके अंदर, ताकि भावलपुर के अवाम कराची जाने के लिए या लाहौर इस्लामाबाद जाने के लिए इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अच्छी खबर यह है कि 12 बस का जो है वो कोटा भी रखा गया है और ट्रेन जो है वो रवाना हो रही है यहाँ से मारगला के लिए। और कराची से मारगला का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो 22 घंटे और 15 मिनट का जो है रखा गया है। पार्लर्स कार्स हैं, स्लीपर है और ट्रेन जो है वो मारगला के लिए अपने सफ़र का जो है वो आगाज़ कर चुकी है। जी सफर की तरफ रवाना है रजा मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान गंदम की फसल अहम मरहले में दाखिल। डिवीजन में 23.5 लाख एकड़ पर गंदम काश्त की गई। डायरेक्टर ज़राअत महर आबिद हुसैन का कहना है कि महकमा ज़राअत की एडवाइजरी पर अमल करके काश्तकार बेहतर गंदम की पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसी पर बात करेंगे आशीष फाक से। बिल्कुल, गंदम की फसल एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है और डेरा गाजी खान डिवीजन की बात की जाए तो डेरा गाजी खान डिवीजन में 23.5 लाख एकड़ पर गंदम काश्त की गई है। काश्तकारों को बेहतर रहनुमाई के हवाले से महकमा ज़राअत की जानब से भी खसूसी जो हिदायत है, जो रहनुमाई है, वो फराहम की जा रही है। बात करते हैं डायरेक्टर ज़राअत तोसी मार आबिद हुसैन साहब मौजूद है। सर, गंदम की फसल एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। सर्दी भी पिछले दिनों रही काफ़ी ज़्यादा, अब दोबारा धूप निकलना शुरू हो चुकी है, तो काश्तकारों को क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा जो कोरा पड़ा है उससे लामाला कुछ जो है वो गंदम के सिटे जो होते हैं उसमें दाने के भरने का अमल मुतासर होता है। जो फसल गोप पे थी उस पर तो इसका असर पड़ेगा, लेकिन कोरे का गंदम की जो फसल है उस पर पॉजिटिव एक इफेक्ट भी है कि इससे जो है वो स्ट्रेस में चली जाती है और जो है गिरने के चांसेस होते हैं फसल में बाद में वो कम हो जाते हैं। जो गैर ज़रूरी बढ़ोतरी होती है वो रुकती है स्ट्रेस की वजह से। तो इसके अलावा दूसरा जो अहम मरहला है वो ये है गंदम की फसल के लिए कि जब फसल 70 दिन की होती है तो उस वक्त इसमें गोप की जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो स्टेज है कि जब गंदम की फसल को खुराक की मुकम्मल तौर पर ज़रूरत होती है और ये आखिरी यहाँ पे खाद देना होती है। अगर इससे ज़्यादा लेट कर जाए तो उसका फ़ायदा नहीं होता। काश्तकारों को एडवाइजरी ये दी जा रही है कि आप 68 से 71 दिन की जो फसल है उसको आप हर सूरत में खाद का इस्तेमाल करें। अब ये है कि खाद कौन कौन सी आपने इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए गुजारिश ये है कि 1 एकड़ गंदम के लिए आपको 2 बैग DAP के, 1 बैग SOP का, 2 बैग आपको यूरिया के चाहिए, 3 kg आपको जिंक चाहिए और 3 kg आपको बोरान चाहिए। इनमें से जो चीज़ें आप दे चुके हैं वो ठीक है, इसके बाद जो आपकी रहती हैं वो आप 68 से 70 दिन तक जो है फसल को ये बाकी जो खाद आपकी बचती है रहती है वो आप इसको इस्तेमाल कर लें। जी बिल्कुल, 70 दिन की जो फसल हुई है उसके हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर काश्तकारों को खसूसी एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है। गंदम की बेहतर पैदावार के हवाले से काश्तकार दी गई है। आशीष फाक, आपका बहुत शुक्रिया। रहीमिया खान में फील्ड असिस्टेंट्स की तरबियती वर्कशॉप का 6ठा रोज़, जदीद ज़रिए तरीक़ाकार और इंतज़ामी उमूर की ट्रेनिंग जारी। वर्कशॉप से पेशा वाराना महारतों में निखार आएगा। इसी पर मज़ीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीमिया खान के इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जनूबी पंजाब के भर के जो फील्ड असिस्टेंट्स हैं इनकी 4 हफ्तों की तरबियती वर्कशॉप जारी है। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मियां इम्तियाज़ अहमद ने आगाही लेक्चर दिया, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा ये किस तरह की तरबियती वर्कशॉप है और इस तरबियती वर्कशॉप के बाद किस तरह से इनकी प्रोफेशनल महारत में निखार आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये हमारे फील्ड असिस्टेंट हैं जो 3 डिवीजन से हमारे पास आते हैं, साहिवाल, मुल्तान और भावलपुर। तो ये इनकी प्रमोशन रिलेटेड ट्रेनिंग है कि इनके अगले स्केल में तरक्की से पहले इनको 4 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये इनका पहला हफ्ता जा रहा है। तो इसके अंदर इनको एक तो क्रॉप जो हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में रिफ़्रेश किया जाता है और दूसरा जो हमारी मोटिवेशनल टेक्स्ट हैं उसके बारे में तो हम मुख्तलिफ जो स्पीकर्स हैं उनको मदऊ करते हैं ताकि इनकी जो ट्रेनिंग अच्छे तरीके से और अगले स्केल में जाकर ये ज़िम्मेदारों को अच्छे तरीके से रहनुमाई कर सकें। वर्कशॉप जी इसका मकसद ये है कि बेहतर तरीके से अवेयरनेस हासिल करके फील्ड में जाके किसानों और ज़िम्मेदारों को भी अवेयरनेस दें ताकि फसलें खुशहाल और मुल्क की मैशत का जो पहिया है वो मज़ीद मजबूत हो। फसलें खुशहाल हो। आमिर भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया।